चलते चलते उन्होंने बातचीत की और फिर से कई हजार मीटर आगे बढ़े। सुहानी ने अनुमान लगाया कि वे लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर होने चाहिए। हम इस मार्ग के अंत तक कब पहुंचेंगे? आह! सुहानी ने अपने माथे का पसीना पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया और एक उदास आह भरी। गर्मी की लहरें, डरावनी गर्मी, और उन्हें अभी भी नहीं पता था कि इस मार्ग के अंत में क्या था। अचानक निर्वाण के कदम रुक गए। क्या हुआ? सुहानी ने धीमी आवाज में पूछा। निर्वाण का चेहरा अचानक इतना अच्छा नहीं लग रहा था। नतीजतन सुहानी को लगा कि स्थिति थोड़ी गंभीर है, हालांकि वह स्पष्ट नहीं थी कि वास्तव में क्या हुआ था। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? निर्वाण की आवाज स्पष्ट और ठंडी थी, जिसमें एक बड़ी डराने वाली शक्ति थी। सभी ने उलझन में अपना सिर हिलाया, यहाँ तक कि ली एओचेन ने भी धीरे से अपना सिर हिलाया। यह मामला कुछ परेशानी वाला है। निर्वाण का चेहरा ठंडा हो गया, उसका लहजा उदासीन था। क्या बात है? सुहानी ने निर्वाण का हाथ खींचा। निर्वाण की ताकत कितनी अधिक थी, अगर उसे भी ये परेशानी वाला लग रहा था तो यह मामला कितना मुश्किल होना चाहिए। निर्वाण ने अपने लबादे का कोना फाड़ा और उसे तेजी से गोल कर लिया। बिना कुछ समझाए उसने इसे सुहानी के कानों में ठूंस दिया। ऐसा करते हुए उसने कहा, इसके बाद चाहे जो भी हो, इस प्लग को बाहर मत निकालना, क्या तुम्हें ये याद रहेगा? सुहानी आज्ञाकारी रूप से वहां खड़ी रही, उसे इसे डालने दिया, लेकिन उसने फिर भी पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना भारी गंभीर क्यों है? दूसरी चुनौती बहुत परेशानी वाली है। निर्वाण ने भौहें सिकुड़ी और ठंडेपन से कहा, अभी अभी मेरे कानों में कुछ रहस्यमयी आवाजें आई थीं। तुम लोगों की ताकत बहुत कम है, इसलिए तुम में से किसी को भी इसका पता नहीं चला। कानों में आने वाली रहस्यमयी आवाजें? सुहानी ने घबराहट में पूछा। यह मामला वैसा नहीं हो सकता जैसी वह कल्पना कर रही थी, है ना? काश यह इसलिए होता क्योंकि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। निर्वाण ने पीछे के रास्ते पर एक नज़र डाली और फिर आगे के अज्ञात रास्ते को देखा। अंत में उसने अभी भी सुहानी का हाथ कसकर थाम लिया। चलो चलते हैं, इस सड़क से बचा नहीं जा सकता। चाहे जो भी हो, हमें वहां जाना ही होगा। सुहानी ने सिर हिलाया, ये व्यक्त करते हुए कि वह समझ गई। सीक्रेट रोमिंग ड्रैगन टेरिटरी में प्रवेश करने के बाद हर कोई सभी चुनौतियों को पार करने पर ही बाहर निकल सकता था। अन्यथा एक बार 3 महीने पूरे होने पर सीक्रेट रोमिंग ड्रैगन टेरिटरी बंद हो जाएगी। कोई नहीं जानता था कि यह अगली बार कब खुलेगी, शायद 1 और 100 साल बाद। इसलिए आगे खतरा होने की बात जानने के बावजूद सभी ने खुद को तैयार किया, ये जानते हुए कि उन्हें आगे बढ़ना ही है क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था। लेकिन निर्वाण की चेतावनी के बाद अब हर कोई अधिक सतर्क हो गया। उनका पूरा शरीर लड़ने के लिए तैयार स्थिति में था। किसी ने भी बकवास का एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। सुहानी और निर्वाण सबसे आगे चल रहे थे, जियान और बेई चेनयांग बीच में चल रहे थे, लुओ हाओमिंग और ली एओचेन पीछे थे। जहां तक डोनफेंग हुआन की बात है, किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया। इससे पहले रेगिस्तान में अलविदा कहने के बाद से वह पूरी तरह से गायब हो गया लग रहा था। वूश 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 वूश, जंगल से बहने वाली ठंडी हवा की आवाज़ हवा से आई, ये बहुत दूर से आई थी। यह ऐसा लग रहा था जैसे वहां नहीं है, जो लोगों को एक भयानक और खौफनाक एहसास दे रही थी। लेकिन इस आवाज़ में कोई विनाशकारी शक्ति नहीं थी, इसलिए शुरुआती डर के बाद हर किसी ने अपने दिमाग को आराम दिया। हाउल हाउल हाउल, गूंजने वाली डरावनी आवाज़। उनके पीछे से एक और आवाज़ आई। जियान की गर्दन सिकुड़ गई जब वह दुबक गई, अपने आसपास का जायजा लेते हुए। उसने धीमी आवाज़ में कहा, ऐसा कैसे है कि मुझे अपनी गर्दन के नीचे ठंडक सिरहन महसूस हो रही है? ये केवल तुम नहीं हो, मैं भी इसे महसूस कर रहा हूँ। बेई चेनयांग की कमर झुकी हुई थी, उसकी पुतलियां घूम रही थीं क्योंकि वह चारों ओर देख रहा था। बहुत ही धीमी आवाज में उसने कहा, क्या तुम्हें चारों ओर से हवा बहती हुई महसूस हो रही है, जो लोगों को एक भयानक एहसास दे रही है जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं? बेई चेनयांग ने हमेशा सोचा था कि उसकी हिम्मत बहुत बड़ी है, लेकिन अब उसे अपने पैरों के तलवों से ठंडी हवा आने का एक भयानक एहसास हो रहा था। ये है बहुत वास्तविक। जियान ने एक गहरी सांस ली। तुम देखो, मेरे हाथों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। चुप रहो। सुहानी ने अपना सिर पीछे घुमाया और उन दोनों से फुसफुसाते हुए कहा, कपड़े लेकर अपने कान बंद कर लेना थोड़ा बेहतर रहेगा। नतीजतन बेई चेनयांग और जियान दोनों ने वही किया जो उसने सुझाया था। उनके पीछे लुओ हाओमिंग और ली एओचेन ने थोड़ा सोचा और उन्होंने भी अपने कान बंद करने के लिए प्लग बनाए। लेकिन जैसे जैसे हर कोई आगे बढ़ता गया, वह रोने की आवाज़ जो चारों ओर मंडरा रही थी और अधिक स्पष्ट होती गई। अगर यह कहा जाए कि अभी अभी वह रोने की आवाज़ रुक रुक कर आ रही थी, तो अब वह आवाज़ बहुत अधिक स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था मानो वह हर किसी के कानों के पास रो रही हो। बूहू, सिसकना सिसकना, दर्दनाक रूप से रोना। अचानक कुछ ही दूरी से एक तेज और तीखी चीखने की आवाज़ आई।
यह आवाज़ बहुत तेज़ी से आई, बहुत अचानक, बिना किसी पूर्व संकेत के, जिससे सुहानी लगभग उछल ही पड़ी। सौभाग्य से निर्वाण सुहानी के बगल में था। उसकी लंबी बाँह बाहर निकली और सुहानी को अपनी बाहों में खींच लिया। उसने धीमी आवाज़ में तसल्ली दी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब लोगों को धोखा देने के लिए है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस तीखी चीख को सुनने के बाद जियान सीधे बेई चेन यंग की बाहों में कूद पड़ी। उसने उसके कपड़ों का सामने का हिस्सा पकड़ लिया और कांपने लगी। लुओ हाओमिंग और ली एओचेन लगभग एक दूसरे के गले ही लग गए थे। सौभाग्य से जब दोनों ने प्रतिक्रिया की तो वे केवल पीठ से पीठ सटाकर खड़े थे। अभी अभी उस दर्दनाक चीख में एक बहुत बड़ी जादुई शक्ति शामिल थी। ये कम से कम कमांडर रैंक से ऊपर की थी, जिसने इन लोगों को इस हद तक डरा दिया था। अगर यह सिर्फ एक साधारण तेज चीख होती तो निश्चित रूप से इसका इस तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। 10 सेकंड तक रुकने के बाद अचानक एक मधुर बांसुरी की धुन धीरे धीरे बजने लगी। ये बांसुरी की धुन एक शामक नींद की दवा की तरह थी, जो धीरे धीरे हर किसी के मूल घबराए हुए मूड को शांत कर रही थी। अचानक सुहानी को लगा कि उसकी अपनी पलकें भारी हो रही हैं और उसे धीरे धीरे नींद आने लगी है। उसके कान में निर्वाण की जोरदार आवाज़ें आईं, लेकिन सुहानी ने केवल कमजोरी से अपना हाथ हिलाया और रुक रुक कर कहा, बहुत नींद आ रही है। शोर करके मुझे मत जगाओ। निर्वाण की आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं। उसकी नज़र लगातार चारों ओर देख रही थी। निश्चित रूप से यह उसकी उम्मीदों से परे नहीं था। ये बांसुरी की धुन ही वह रहस्यमय आवाज़ थी। हालांकि सुहानी के कान कपड़े से बंद थे, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से कपड़े का प्रभाव बहुत कम था, क्योंकि जो व्यक्ति यह बांसुरी बजा रहा था उसकी ताकत कमांडर स्तर से ऊपर थी। इसलिए बांसुरी की धुन के परिणाम का आम लोग बस विरोध नहीं कर सकते थे। केवल सुहानी ही नहीं, वहां मौजूद हर कोई निर्वाण को छोड़कर नींद सम्मोहन की स्थिति में डूब गया था। यहां तक कि निर्वाण भी, अगर वह अपनी जीभ नहीं काट रहा होता तो बहुत संभव था कि वह भी नींद की स्थिति में प्रवेश कर जाता। बांसुरी की धुन लंबी और खींची हुई थी, जो लोगों को वसंत की हवा में नहाने जैसा आरामदायक एहसास दे रही थी। बेहोशी की हालत में सुहानी मीठे सपनों की दुनिया में प्रवेश कर गई। घने जंगल में निर्वाण के साथ एक अविभाज्य आकृति खड़ी थी। वह लड़की बहुत सुंदर थी, बर्फीला मांस, जैद जैसी हड्डियां, शुद्ध और बिना किसी पसीने के। उसका स्वभाव बेहद परिष्कृत था। वह चेहरा शहरों के पतन का कारण बनने में सक्षम था, बेहद खूबसूरत था। उस लड़की की पतली जैद जैसी बाँह निर्वाण के हाथ में लिपटी हुई थी। एक लंबी और एक छोटी आकृति इतनी सामंजस्यपूर्ण और खुश लग रही थी। सुहानी सुध बुध खोकर अपनी जगह पर खड़ी थी। अपने सामने की दोनों आकृतियों की पीठ को देखकर वह पूरी तरह से विचलित हो गई। इस समय आगे चल रहे दोनों लोगों ने अपना सिर पीछे घुमाया। वे कोई और लोग नहीं थे, वे निर्वाण और ली याओयाओ थे। ली याओयाओ, क्या वह डोंगफेंग हुआन के बच्चे की मां नहीं बनने वाली थी? ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी बाहें अभी भी निर्वाण के हाथ में लिपटी हुई थीं? सुहानी कुछ हद तक इसे समझने में असमर्थ थी। ली याओयाओ का बेहद खूबसूरत चेहरा मुस्कुराया। उसने मुस्कुराते हुए सुहानी को देखा। उसकी बाहों के सिरे थोड़े ऊपर उठे, जिनमें एक उकसाने वाला और ताना मारने वाला अर्थ था। मिस सुहानी, तुम यहाँ क्यों हो? सुहानी हैरान थी, वह क्या कह रही थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए? ठीक जब सुहानी उलझन में थी, ली याओयाओ ने पंजों के बल खड़े होकर निर्वाण के सफ़ेद और दोषरहित चेहरे पर एक चुंबन छोड़ दिया। फिर उसने उकसाते हुए सुहानी को घूरा, अब तुम जा क्यों नहीं रही हो? सुहानी निशब्द महसूस कर रही थी। उसने अवाक होकर निर्वाण को घूरा और ठंडेपन से मुस्कुराए। उसने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें क्या हुआ है? निर्वाण ने सुहानी पर एक नज़र डाली, उसका उपहास किया और फिर अपना चेहरा घुमा लिया, मानो उसे एक बार देखने से ही उसे गंदा महसूस हो रहा हो। ली याओयाओ पूरी तरह से मुस्कुरा रही थी जब उसने गर्व से ताना मारा, सुहानी, अब तुम डोंगफेंग हुआन के बच्चे की मां बनने वाली हो। तीसरे सीनियर भाई का तुम्हें न मारना पहले से ही बहुत दयालुता है। तुम अभी भी अपमान सहने के लिए यहाँ आ गई। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? सुहानी की पूरी शख्सियत मूर्खों की तरह अपनी जगह पर जमी रह गई। क्या हो रहा है? क्या ली याओयाओ वह नहीं थी जिसे डोंगफेंग हुआन ने अपमानित किया था? ऐसा कैसे हो सकता है? यह असंभव है। लेकिन जब सुहानी ने अपना सिर नीचे किया तो उसने एक बड़ा पेट देखा। तुरंत उसकी आंखों में घबराहट छा गई जब उसे उस रात की यादें ताज़ा हो गईं। डोंगफेंग हुआन के शरीर के नीचे ली याओयाओ दबी हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह ली उसमें सुहानी में बदल गई थी। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। सुहानी लगभग पागल होने ही वाली थी। निर्वाण ने ली याओयाओ को अंतरंगता से गले लगाया। उसने ठंडेपन और बेरहमी से सुहानी के लिए एक वाक्य छोड़ा, इस राजा, मैंने को इस जीवन में सबसे बड़ा पछतावा तुम्हें जानने का है। अब तुम इस राजा की नज़रों से दूर दफा हो जाओ। निर्वाण ने ली याओयाओ का हाथ पकड़ा। दोनों इतने अंतरंग थे कि उनके बीच कुछ नहीं आ सकता था।
वे अकड़ते हुए चले गए, सुहानी को जमीन पर गिरा हुआ छोड़कर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सुहानी पतन की स्थिति में थी। उसे नहीं पता था कि इस दुनिया को क्या हो गया है। अचानक चेंग यंग तलवार सुहानी के हाथ में आ गई। चेंग यंग तलवार ने तेज गति से ली याओयाओ की पीठ पर वार किया। पता नहीं ली याओयाओ को क्या हुआ था, वह वास्तव में अपनी जगह पर रुक गई और खुद को मरने दिया। तेज चेंग यंग तलवार बेरहमी से अंदर घुस गई, लेकिन जैसे ही सुहानी तलवार बाहर निकाल रही थी, उसने पाया कि ली याओयाओ ने धीरे धीरे अपना सिर पीछे घुमाया है। वह ली याओयाओ कैसे हो सकती थी? वह तो स्पष्ट रूप से उसका सुहानी का अपना चेहरा था। सुहानी तुरंत पागल हो गई। चेंग यंग तलवार पागलों की तरह सभी दिशाओं में काटने लगी। जल्दी उठो, उठो! सुहानी के दिमाग में एक तीखी आवाज़ गूंजी। सुहानी को अपने माथे से केवल अत्यधिक दर्द का एहसास हुआ, इतना दर्दनाक कि ठंडा पसीना सीधे बाहर बहने लगा। लेकिन यह वही आवाज़ थी जिसने उसे अपने पागलपन भरे कामों को रोकने पर मजबूर कर दिया। अब सुहानी ऐसी लग रही थी मानो वह पानी में भीग गई हो, सिर से पैर तक ठंडे पसीने से तरबतर। उसके बालों पर पसीना था और उसकी लंटें उसके माथे से चिपकी हुई थीं। सुहानी ने कमजोरी से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों के सामने के नज़ारे से डरकर उसका दिल लगभग और तेजी से धड़कने लगा। पता नहीं कब हर कोई एक चबूतरे पर पहुंच गया था। इसके अलावा सुहानी ने पाया कि अब वह लटकती चट्टान के किनारे पर थी। नीचे उबलता हुआ गर्म लावा था। सुहानी ने पाया कि अगर वह एक और कदम आगे बढ़ाती तो वह सीधे उबलते लावा में गिर जाती। कितना खतरनाक! सौभाग्य से छोटे पत्थर ने उसे नाजुक पल में जगा दिया। अन्यथा उसके लावा में कूदने के बाद ये निश्चित था कि उसका कंकाल भी नहीं बचता और वह लावा के तालाब में पिघल जाती। सुहानी के खुश होने के बाद उसने पाया कि वर्तमान स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि केवल वही जागी थी। निर्वाण, बेई चेन यंग, जियान और अन्य सभी भ्रम की स्थिति में थे। उनमें से प्रत्येक ने अपने हाथ में हथियार लहराए, शायद मौलिक हमले भेज रहे थे। बिना किसी भेद के सभी दिशाओं में हमला कर रहे थे। जल तत्व, अग्नि तत्व, बिजली तत्व, बर्फ तत्व, हर तरह की चालें लगातार फूट रही थीं। असाधारण रूप से भयंकर शक्ति लोगों को डरा देगी। सुहानी ने अपने शरीर पर लगी बर्फ की कील को देखा और धीरे से आह भरी। उसे गलती से घायल होने वालों में से एक माना जा सकता था। आह! निर्वाण को कदम दर कदम चट्टान खाई की ओर बढ़ते देख सुहानी बेहद चिंतित थी। उसने निर्वाण को खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जिस बात ने उसे हताश कर दिया वह ये थी कि निर्वाण ने अचानक उसकी ओर बिजली का एक बोल्ट हमला छोड़ दिया। सुहानी ने अवचेतन रूप से हमले से खुद को बचाया, लेकिन अब निर्वाण चट्टान के एक कदम और करीब था। अगर यह केवल निर्वाण अकेला होता तो ठीक था, लेकिन जिस बात ने सुहानी को निराश किया वह ये थी कि अब बेई चेन यंग, जियान, लुओ हाओमिंग और लियो चेन, उनमें से हर कोई भ्रम नींद में था, मानो नींद में चलते हुए चट्टान तक जा रहे हों। सुहानी जानती थी कि अगर वह उन्हें रोकने के लिए चिल्लाई नहीं तो हर कोई अंदर कूद जाएगा, क्योंकि अभी उन सभी के दिमाग भ्रमित थे। जल्दी से उनकी मदद करो, अभी अभी क्या तुमने मुझे नहीं जगाया था? सुहानी ने चिंतित होकर छोटे पत्थर से पूछा, क्योंकि सुहानी ने पाया कि वह चाहे कितना भी चीखे और चिल्लाए, उनकी चेतना उस रहस्यमयी आवाज़ द्वारा नियंत्रित प्रतीत होती थी। चाहे जो भी हो, वह उन्हें जगा नहीं सकती थी। वे लगातार उस चट्टान की ओर चलना चाहते थे जिसके नीचे लावा था। अगर सुहानी उन्हें खींचकर रोकने की कोशिश करती तो उसे उनकी ओर से तीव्र अवचेतन हमले का सामना करना पड़ता। सुहानी अब सभी योजनाओं से खाली थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। छोटे पत्थर ने अपना ही गला मला, बेबसी से अपनी आंखें घुमाते हुए। उसने कर्कश आवाज में कहा, अभी अभी तुम्हें जगाने के लिए मैंने बड़ी मुश्किल से जो जादुई शक्ति जमा की थी वह सब इस्तेमाल हो गई। मुझमें अब मदद करने की ताकत नहीं है। छोटे पत्थर की बातें सुनकर सुहानी और भी अधिक उदास हो गई। यहाँ तक कि छोटा पत्थर भी मदद नहीं कर सकता था तो वह क्या करे? सुहानी ने सामने देखा और पाया कि एक और कदम के साथ जियान लावा में कूदने ही वाली थी। सुहानी डर के मारे उछल पड़ी। ये लड़की, आमतौर पर उसे कभी इतना तेज चलते हुए नहीं देखा, अब क्या वह पुनर्जन्म लेने मरने के लिए इतनी उत्सुक थी? एक सुनहरी बेल बाहर निकली जिसने जियान के दोनों पैरों को कसकर बांध दिया, जिससे उसके लिए एक और कदम बढ़ाना असंभव हो गया। जियान एक सीधे खड़े ज़ोंबी की तरह थी जिसकी दोनों बाहें उसके सामने फैली हुई थीं। उसके मुंह से अस्पष्ट और भारी आवाज़ें आ रही थीं। उसके दोनों पैर अवचेतन रूप से आगे कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, वह कदम नहीं उठा सकती थी। सौभाग्य से वह अंततः जियान को रोकने में सक्षम रही। सुहानी ने अपने दिल में राहत की एक धीमी सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वह इस सांस को पूरी तरह से छोड़ पाती, अगले ही पल उसकी सांसें लगभग रुक ही गईं। क्योंकि ये देखने के बाद कि वह एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती, जियान का शरीर वास्तव में आगे की ओर कूद गया। सुहानी इतनी उदास थी कि वह लगभग रो पड़ी। क्या ये बेवकूफ़ लड़की नहीं जानती
अपने पूरे शरीर को आगे की ओर फेंकने का मतलब लावा में कूदना था। आह! नीचे खौलता हुआ आग जैसा लावा था। आह! जी यान की तो बात ही छोड़िए, एक कमांडर रैंक का विशेषज्ञ भी कूदने पर केवल थोड़े समय के लिए ही जीवित रह सकता था। आह! सुहानी के पास वेरिएंट बबूल के पेड़ को जी यान को वापस खींचने का आदेश देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसने बड़ी मुश्किल से जी यान को वापस खींचा। सुहानी बस उसके प्रेशर पॉइंट को दबाने की योजना बना रही थी, लेकिन उसने पाया कि वह चाहे कितना भी दबाए, जी यान सम्मोहन में ही रही, उसे होश नहीं आया। ऐसा लग रहा था मानो लावा में कोई खजाना हो जो उसे आकर्षित कर रहा था। उसने हरी बेल को फेंकने के लिए लगातार संघर्ष किया। वह संघर्ष करके आज़ाद नहीं हो सकती थी, इसलिए आगे की ओर रेंगने लगी, आगे बढ़ने की अपनी इच्छा से असाधारण रूप से चिपकी हुई थी। उसे बांधने के लिए बेल का उपयोग करना भी कोई अच्छा तरीका नहीं है। आह! उनमें से हर एक पागल हो गया लगता है। सुहानी ने चिंतित होकर अपने पैर पटके, लेकिन उसके पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। नतीजतन लोगों के लावा में कूदने की कोशिश करने के बाद सुहानी ने जल्दबाजी में वेरिएंट बबूल के पेड़ को दूसरे पक्ष को बांधने का आदेश दिया। सौभाग्य से वेरिएंट बबूल का पेड़ पिछले बदलाव के बाद बहुत अधिक मजबूत हो गया था। जी यान और बेईचेन यंग को बांधना बच्चों का खेल था, लेकिन निर्वाण बहुत परेशानी वाला था। उसे कुछ देर के लिए बांधने के बाद उसकी बेलें उसके बिजली के हमले से नष्ट हो जाती थीं, इसलिए उसे दोबारा बांधने की ज़रूरत पड़ती थी। जहाँ तक ली एओचेन और लुओ हाओमिंग की बात है, सुहानी में उनकी देखभाल करने की ऊर्जा नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्या इन दोनों लोगों की किस्मत बहुत अच्छी थी, वे बस मूर्खों की तरह चट्टान के किनारे पर खड़े रहे। वे हवा से उड़ रहे थे, लेकिन कूदने का उनका कोई इरादा नहीं लग रहा था। लेकिन सुहानी के पक्ष में उनमें से हर कोई पुनर्जन्म लेने मरने के लिए उत्सुक था, क्योंकि उन्होंने नीचे कूदने की कोशिश में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जिससे सुहानी अभिभूत हो गई थी। उसके पास किसी और चीज़ के लिए लगभग समय ही नहीं था। लेकिन इस तरह जारी रखना अच्छा नहीं है। आह! सुहानी ने अपने दोनों हाथ फैलाए, अपने दिमाग में छोटे पत्थर से शिकायत करते हुए कहा कि ताकत दुर्जय है, वेरिएंट बबूल का पेड़ पहले से ही घावों से छलनी हो चुका है। अगर हम कोई और तरीका नहीं सोच सकते, तो मेरा अनुमान है कि मैं एक अगरबत्ती जलने के समय से भी कम समय तक टिक पाऊंगी। उस समय अगर निर्वाण अभी भी नहीं जाग सका, तो सुहानी को नहीं पता था कि वह क्या करेगी। अब सबसे अच्छा तरीका उन्हें जगाना है। सुहानी ने बेबसी से अपने हाथ फैलाए, लेकिन उन्हें जगाने के लिए क्या किया जाए? आह! मेरे पास कोई तरीका नहीं है। छोटे पत्थर ने अपना सिर हिलाया, इसके अलावा अगर मेरे पास कोई तरीका हो भी, तो तुम उसे कर नहीं पाओगी। भले ही 10,000 में से एक संभावना हो, मैं फिर भी इसे आजमाना चाहती हूँ। जल्दी बताओ, अंत में तरीका क्या है? ये सुनकर कि छोटे पत्थर के पास एक तरीका था, सुहानी की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने उत्साह से तेज आवाज में पूछा, अगर हमारे पास टोंग तियान सिटी, स्वर्गभेदी सिटी होती, तो शायद अभी भी थोड़ा मौका होता। कुछ देर तक खुद से बड़बड़ाने के बाद छोटे पत्थर ने अचानक आह भरी, लेकिन टोंग तियान सिटी बहुत पहले बिना किसी सुराग के गायब हो चुकी है। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ है। ये तो छोड़ ही दो कि तुम सीक्रेट रोमिंग ड्रैगन टेरिटरी में हो, तुम इसे ढूंढने कहाँ जाओगी? टोंग तियान सिटी। सुहानी की आवाज़ पल भर में तेज हो गई। सही कहा, आह! टोंग तियान सिटी। इसका यहाँ होना असंभव है। आह! छोटे पत्थर ने अपने दोनों हाथ फैलाए, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? इस तरीके को लागू करना बिल्कुल असंभव है। इसे कहना व्यर्थ में कहने जैसा है। ऐसी बात नहीं है। क्या तुमने अभी टोंग तियान सिटी कहा? सुहानी ने खुशी से छोटे पत्थर से बार बार पूछा। अगर छोटा पत्थर सुहानी के सामने प्रकट होता, तो वह निश्चित रूप से दौड़कर उसे कॉलर से पकड़ लेती। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने इसे पहले देखा हो? सुहानी के हाव भाव देखकर छोटा पत्थर कुछ हद तक हैरान था। क्या तुम बेवकूफ़ हो? इससे पहले पहली चुनौती में मैंने खजाने की एक पूरी शेल्फ जीती थी, है ना? मुझे याद है कि उस समय वहाँ एक सीटी थी। मैंने यहाँ तक कि इसे बेकार समझकर इसका तिरस्कार भी किया था। अब तुमने टोंग तियान सिटी का जिक्र किया, मुझे वह नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? आह! जब सुहानी यह बड़बड़ा रही थी, वह अपने स्पेस को खंगाल रही थी। एक ठीक से व्यवस्थित शेल्फ को उसके द्वारा अव्यवस्थित कर दिया गया था, लेकिन बहुत जल्दी सुहानी खुशी से चिल्लाई, जरा देखो, क्या ये चीज़ वही टोंग तियान सिटी है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? अब सुहानी की हथेली में एक लाल रंग की सीटी पड़ी थी। सीटी मुर्गे के आकार की थी, जो खून जैसे लाल रंग में रंगी थी। छोटे पत्थर ने अविश्वास में उस सीटी को घूरा, फिर निशब्द होकर सुहानी को फिर से देखा। अंत में उसने गंभीरता से सिर हिलाया, तुम इस लड़की की किस्मत सच में। वह इस तरह भी टोंग तियान सिटी ढूंढ सकती थी। छोटे पत्थर ने सच में चापलूसी की हद तक सुहानी की किस्मत की प्रशंसा की। हाँ, मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। सुहानी ने उत्साह से कहा, अब क्या करना है? क्या इसे बस ऐसे ही लापरवाही से बजाना ठीक है? ऐसा कैसे हो सकता है?
छोटा पत्थर सुहानी के लापरवाह चीज़ों को बर्बाद करने वाले भाव को बर्दाश्त नहीं कर सका, वह बस उसके स्पेस से बाहर उड़ गया। उसने वह टोंग तियान सीटी छीन ली और एक तीखी धुन बजाने के लिए अपनी गर्दन बाहर निकाली। सच में कान फाड़ देने वाली आवाज़। सुहानी ने अपने दोनों हाथों से कानों को कसकर धंक लिया और छोटे पत्थर से 10 मीटर दूर खड़ी हो गई। लेकिन टोंग तियान सीटी वास्तव में बहुत चमत्कारी थी। उसके कान फाड़ देने वाली आवाज़ निकालने के बाद लोगों को नींद में डालने वाली मधुर बांसुरी की धुन बहुत जल्दी दब गई। अंत में उसने केवल गूंजती हुई आवाज़ों का एक सिसकता हुआ झोंका दिया और फिर गायब हो गई। बांसुरी की धुन गायब होने के बाद अभी अभी वे सभी लोग जो चट्टान से नीचे कूदना चाहते थे धीरे धीरे जागने लगे। सभी में सबसे पहले निर्वाण जागा। निर्वाण को जागते हुए देखकर सुहानी ने अंततः राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली। उसने निर्वाण को गले लगाया और एक लंबी आह भरी, अंततः जाग गए। चट्टान से नीचे कूदने का इरादा नहीं है। चट्टान से नीचे कूदें। निर्वाण की आवाज़ में थोड़ी कर्कशता थी जब उसने उलझन में सुहानी को देखा। सुहानी ने बगल में बंधे हुए 2 लोगों की ओर इशारा किया और बेबसी से अपने कंधे उचकाए। अगर वेरिएंट बबूल का पेड़ उन्हें न बांधता तो तुम तीनों अब तक 100वीं बार चट्टान से नीचे कूद चुके होते। तुम जाकर देखो, उस चट्टान के नीचे सब लावा है। तुम लोग नीचे कूदने की जिद क्यों कर रहे थे? आह! निर्वाण के मुंह का कोना थोड़ा फड़का, कुछ अविश्वास के साथ। क्या वह इतनी मूर्खतापूर्ण बात करेगा? इस समय बेई चेन यंग और जी यान धीरे धीरे जागे। सुहानी की पूछताछ भरी नज़र का सामना करते हुए बेई चेन यंग ने उलझन में अपना सिर पकड़ लिया। उसने गंभीरता से सुहानी को देखा। क्या तुम पानी में नहीं कूदी थी? मैं दौड़कर तुम्हें बाहर खींचना चाहता था। आह! लेकिन उस कमबख्त रस्सी ने मुझे बांध दिया, मुझे रोक दिया, इसलिए चाहे जो हो जाए मैं अंदर नहीं कूद सका। सही कहा। आह! सही कहा। मैं सच में अंदर दौड़ना चाहती थी लेकिन मेरे पैर कसकर बंधे हुए थे। अगर मैं रेंगना भी चाहती तो भी मैं अंदर नहीं रेंग सकती थी। जी यान ने अपनी छाती थपथपाई, राहत की सांस लेते हुए। सौभाग्य से यह एक सपना था और हकीकत नहीं। सुहानी को बस समझ नहीं आया कि उनके जवाबों पर कैसे प्रतिक्रिया दे। पानी में कूदें। सुहानी ने उन दोनों को धक्का दिया। तुम लोग चट्टान के किनारे जाकर देखो। देखो कि उस चट्टान के नीचे पानी है या नहीं। इस समय सुहानी भी समझ गई कि ली एओचेन और लुओ हाओमिंग भी चट्टान के किनारे तक क्यों जाना चाहते थे लेकिन अंदर नहीं कूदे, क्योंकि ये दोनों लोग बस उसे पानी में कूदते डूबते हुए देख रहे थे। जी यान और बेई चेन यंग ने एक दूसरे को देखा। फिर वे दोनों उत्सुकता से चट्टान के किनारे की ओर दौड़े। जब उन्होंने नीचे उबलते हुए लावा को देखा तो बेई चेन यंग सावधान नहीं था। उसके पैर कान पे और वह लगभग अंदर गिर ही गया। बेई चेन यंग का रंग पीला पड़ गया। उसने नीचे लावा की ओर इशारा किया, फिर उस पीले छोटे चेहरे के साथ सुहानी को फिर से देखा। वह हकलाते हुए बोला, अभी अभी अभी। हाँ हाँ। सुहानी ने बेहद बेबस भाव के साथ अपने दोनों हाथ फैलाए, लगातार नीचे कूदने की जिद कर रहे थे। मैंने चाहे कितनी भी रोकने की कोशिश की, मैं तुम लोगों को रोक नहीं पाए। गुजरते हुए सुहानी ने जमीन पर हरी बेलों के टूटे हुए टुकड़ों की ओर इशारा किया, निशब्द होकर कहा, सौभाग्य से वेरिएंट बबूल के पेड़ ने बार बार खतरे की परवाह किए बिना तुम लोगों को बांध दिया, अन्यथा। सुहानी ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। बेई चेन यंग ने अभी भी बचे हुए डर के साथ अपनी छाती थपथपाई और एक गहरी सांस ली। हे भगवान, सौभाग्य से अंदर नहीं गिरा, अन्यथा मैं निश्चित रूप से मर जाता। सुहानी ने अपनी सहमति व्यक्त की, केवल मरते ही नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारी हड्डियां भी मौजूद नहीं होती। ये लावा का पानी बन जाता। अभी कुछ पल पहले क्या हुआ था? मुझे लगा कि मैंने एक मधुर बांसुरी की धुन सुनी है। उसके बाद सोना चाहती थी, फिर सपने देखने लगी। जी यान ने अपना ही सिर थपथपाया। अभी भी उसे लग रहा था कि उसका सिर थोड़ा चकरा रहा है, जैसे किसी के द्वारा नियंत्रित किए जाने का एहसास हो। उस बांसुरी की धुन का एक ऐसा प्रभाव था जो दिमाग को भ्रमित कर सकता था। निर्वाण ने अपना सिर झटकारा, खड़े होते हुए डगमगाया। शुरुआत में जब हर किसी का दिमाग नियंत्रित किया जा रहा था, वास्तव में वह अभी भी जाग रहा था। लेकिन बाद में उसने सुहानी की रक्षा के लिए अपनी जादुई शक्ति उसमें डाल दी। नतीजतन वह धीरे धीरे इसे रोक नहीं पाया। अंत में वह अपने खुद के दिमाग को भी नियंत्रित नहीं कर सका और पूरी तरह से खुद को खो बैठा। ये कौन सी जगह है? सुहानी ने नक्शा निकाला और उस पर खींची गई सड़क से तुलना की। लेकिन यह नक्शा बस बहुत ही अपठनीय था और इसमें कोई पैमाना या स्थलाकृति रेखाएं नहीं थीं। इस पर केवल कुछ खुरदरी रेखाएं खींची गई थीं जो बहुत अस्पष्ट लग रही थीं। कुछ सुराग निकाल पाने से पहले इसके बहुत सावधानीपूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता थी। निर्वाण ने अपनी नज़रें केंद्रित की और एक बार उस नक्शे को देखा। फिर उसने हल्की सी भौहें सिकुड़ी। उसकी सुंदर लंबी उंगली नक्शे पर एक जगह की ओर इशारा कर रही थी। हम यहाँ हैं और यहाँ दूसरी चुनौती के लिए चिन्हित स्थान है। लगता है कि यह अभी भी बहुत दूर है। आह!
सुहानी ने अभी भी बचे हुए डर के साथ एक बार चारों ओर नज़र दौड़ाई। उसकी नज़र गहरी थी, अभी अभी जो बांसुरी की आवाज़ थी वह गायब हो गई लगती है। पता नहीं वह बांसुरी की आवाज़ कहाँ से आई थी, ये भी नहीं पता कि उसे किसने बजाया। जब से उसे टोंग तियान सिटी ने दबाया था वह फिर से प्रकट नहीं हुई। ये सीक्रेट रोमिंग ड्रैगन टेरिटरी वास्तव में एक ऐसे क्षेत्र कहलाने के योग्य है जिसका पता नहीं लगाया गया है, जहाँ चारों ओर खतरे छिपे हैं। हर जगह ऐसे खतरे हैं जो किसी की जान को खतरे में डाल सकते हैं। एक लापरवाही और हमारी छोटी सी जान चली जाएगी। पता नहीं कब लुओ हाओमिंग सुहानी के सामने पहुंच गया। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। अभी का मामला पूरी तरह से मिस सुहानी की बदौलत था, अन्यथा हमें नहीं पता होता कि क्या करना सबसे अच्छा होगा। सुहानी ने अपना हाथ हिलाया और साथ ही कुछ हद तक निशब्द होकर बड़बड़ाए, किसी भी मामले में तुम लोग बस खड़े होकर देख रहे थे, इसलिए नीचे नहीं कूदते, निश्चित रूप से नहीं मरते। इसके अलावा उस समय सुहानी बेईचेन यंग के समूह के साथ व्यस्त थी, उसके पास उनकी देखभाल करने का समय भी नहीं था। चाहे जो भी हो, मुझे फिर भी मिस सू को धन्यवाद देना चाहिए, लुओ हाओमिंग ने बहुत ही अच्छे स्वभाव के साथ मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसके बगल में खड़े ली एओचेन ने उपहास किया। जब वह खुद को बचा रही थी तो उसने बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के हमें बचा लिया, इसके लिए हमें उसे धन्यवाद क्यों देना चाहिए। सुहानी हल्की सी मुस्कुराए, सही कहा, अगर यह बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के नहीं होता तो मैं तुम लोगों को नहीं बचाती। इसके अलावा तुम लोगों के धन्यवाद की किसे ज़रूरत है? क्या तुम्हारे धन्यवाद का उपयोग खाने के लिए भोजन या पहनने के लिए कपड़े के रूप में किया जा सकता है? ली एओचेन इतना क्रोधित था कि उसकी दोनों आंखें गुस्से से जल रही थीं। सुहानी भी पीछे नहीं रही, उसने उसकी नज़र का सामना किया। उसकी आंखें बर्फ से भरी थीं, ठंडी थीं। यह मत सोचो कि तुम्हारा धन्यवाद महत्वपूर्ण है। यह महिला, मैं बस इसे ज़रा सा भी महत्व नहीं देती। बात खत्म करके सुहानी और उसका समूह खड़े हो गए और जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन इस समय अचानक पीछे से एक आकृति दौड़कर आए। ऐसा कैसे है कि हर कोई इतनी जल्दी जाना चाहता है? थोड़ा और आराम क्यों नहीं करते? इस आवाज़ ने सभी के कदम रोक दिए। डोंगफेंग हुआन वह यहाँ कैसे प्रकट हो गया? सुहानी ने अपने कदम रोके और धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें आधी सिकुड़ी हुई थीं जब उसने अपने सामने डोंगफेंग हुआन का मूल्यांकन किया। सुहानी को याद था कि पहले डोंगफेंग हुआन ने उन कठोर शब्दों को कहने के बाद गुस्से में वहां से भाग गया था, लेकिन अब उसकी वह दयनीय स्थिति वाली उपस्थिति नहीं थी। अब उसने एक सफ़ेद लबादा पहना हुआ था जो धूल के एक कण के बिना एकदम साफ था। उसका रंग गुलाबी था और एक बेपरवाह अंदाज था जो अंदर से बाहर तक एक उत्साही चमक दे रहा था। उसका पूरा व्यक्तित्व उज्ज्वल और चमकदार लग रहा था, मानो कोई खुशी की बात आने वाली हो। अंत में डोंगफेंग हुआन ने इन कुछ दिनों में क्या अनुभव किया? उसने लोगों को पूरी तरह से बदलने और पुनर्जन्म लेने का एहसास क्यों दिया? इस तरह के एहसास ने सुहानी का मूड थोड़ा खराब कर दिया, क्योंकि डोंगफेंग हुआन और वे उसके विरोध में खड़े थे। डोंगफेंग हुआन जितना मजबूत होगा उसका मतलब होगा कि उन्हें मिलने वाला प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि डोंगफेंग हुआन को कमांडर रैंक में पदोन्नत किया गया हो? सुहानी ने संदेह से निर्वाण की ओर देखा, लेकिन निर्वाण ने केवल अपना सिर हिलाया। वह नहीं हुआ। तो फिर डोंगफेंग हुआन ने ऐसा क्या अनुभव किया जिससे वह रोशनी से ओतप्रोत लगने लगा? इतना उत्साही और सुरुचिपूर्ण। सुहानी और भी अधिक उलझन में पड़ गई। लेकिन अब डोंगफेंग हुआन की नज़र पहले ही चुपचाप सुहानी के चेहरे पर टिक गई थी। मिस्सू का चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है? खुश नहीं हो कि मैं शामिल होने जा रहा हूँ? डोंगफेंग हुआन ने अपना पहले वाला अहंकारी रवैया बदल दिया था। उसके तौर तरीके असामान्य रूप से अच्छे हो गए थे। डोंगफेंग हुआन को इतने अच्छे लहजे और शब्दों का उपयोग करते देखकर सुहानी अपने दिल में और अधिक उलझन में पड़ गई। लेकिन वह अपने दिल में चाहे जो भी सोच रही हो, सतह पर सुहानी का चेहरा अभी भी पानी की तरह शांत था, बिना किसी खतरे की लहर के। वह हल्की सी मुस्कुराई, ये सड़क मैंने नहीं बनाई है। आप प्रतिष्ठित व्यक्ति चलना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, फिर भी मुझे रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। डोंगफेंग हुआन की नज़र ने चुपचाप निर्वाण के शरीर का मुआयना किया, फिर अपने हाथ फैलाए और बेबसी से मुस्कुराया। क्या मिस सुहानी इस मामले की प्रभारी नहीं है? क्या आलीशान कमांडर रैंक के निर्वाण भी आंख बंद करके तुम्हारा अनुसरण नहीं कर रहे हैं? डोंगफेंग हुआन के लहजे में ताने का संकेत था। ये सुनकर सुहानी को गुस्सा आ गया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी शांत और नियंत्रण में था। उसकी मुस्कान उदासीन थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि निर्वाण मुझे पसंद करता है, इसलिए वह ऐसा है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो? सुहानी ने मुस्कुराते हुए डोंगफेंग हुआन को देखा, बिना किसी जल्दबाजी के उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। इसके बाद डोंगफेंग हुआन चाहे जो भी कहे, सुहानी का जवाब बर्फ की तलवार की तरह तीखा ही होता। डोंगफेंग हुआन को उम्मीद नहीं थी कि सुहानी का दिमाग इतनी तेजी से चलेगा, और उसने जो कहा उसमें जरा सा भी संकोच नहीं था। पल भर के लिए वह प्रतिक्रिया नहीं दे पाया।
वह ये भी जानता था कि अगर उसने इसके बाद पसंद है के साथ जवाब दिया तो सुहानी निश्चित रूप से उसे अच्छे भाव नहीं देगी। लेकिन अगर उसने उसे पसंद नहीं करता वाले शब्द कहे तो भी ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। डोंगफेंग हुआन ने आह भरी, निश्चित रूप से चाहे उसकी ताकत कितनी भी बढ़ जाए, बहस करने की क्षमता के मामले में सुहानी हमेशा उसके सिर पर मजबूती से कदम रख सकती थी। वह पार करने में कठिन एक ऊंचे पहाड़ की तरह थी। आह। सुहानी ने नाखुशी से डोंगफेंग हुआन पर एक नज़र डाली। इसके तुरंत बाद निर्वाण के हाथ में हाथ डाले वे अपने रास्ते पर चल पड़े। समूह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन सुहानी के दिल में संदेह बढ़ता जा रहा था। जिस समय और स्थान पर डोंगफेंग हुआन प्रकट हुआ वह काफ़ी संदिग्ध लग रहा था। लोग उसे बांसुरी की आवाज़ का स्रोत होने का संदेह करने से खुद को नहीं रोक सकते थे। क्या ये वह हो सकता है? सुहानी ने धीमी आवाज़ में निर्वाण से पूछा, क्योंकि वह निश्चित नहीं थी। जिस व्यक्ति ने बांसुरी बजाई वह नहीं है, लेकिन क्या वह एक साथी था? इस बिंदु पर निर्वाण निश्चित नहीं था। निर्वाण रुका, फिर सुहानी का सिर थपथपाया। स्थिति और भी अधिक संदिग्ध होती जा रही है। अब से मुझसे 10 मीटर से अधिक दूर मत जाना, ठीक है? तो फिर तुम मुझे बांधने के लिए बेल्ट का उपयोग क्यों नहीं करते? सुहानी ने अपना हथेली के आकार का छोटा सा चेहरा उठाया और जोर से हंस पड़ी। यह कोई बुरा विचार नहीं है। निर्वाण ने एक मुद्रा बनाई, इसे लागू करने ही वाला था, लेकिन हंसती हुई सुहानी ने उसे रोक दिया। बस करो, क्या इतना काफ़ी नहीं है कि मैंने तुमसे वादा किया? अब से मैं तुमसे 10 मीटर से अधिक दूर नहीं रहूंगी। सुहानी ने मुस्कुराते हुए निर्वाण से कहा। निर्वाण के ठंडे और गंभीर भाव वापस आ गए। अभी अभी जब बांसुरी प्रकट हुई तो उसने एक बड़ी गलती की थी। अगर उस समय वह बांसुरी की आवाज़ के स्रोत की खोज करता और उसे मार देता, बजाय इसके कि वह अपनी जादुई शक्ति सुहानी को देता, तो शायद परिणाम ऐसे नहीं होते। ये समस्या निर्वाण अभी भी हल नहीं कर सका था। उसे नहीं पता था कि अगर उसका सामना दोबारा उस मामले से हुआ तो वह किस तरह का चुनाव करेगा। लेकिन एकमात्र बात जिसके लिए वह निश्चित था वह ये थी कि सुहानी के खतरे में होने पर वह बिना उसे बचाए बस देख नहीं सकता था। लोगों का समूह बिना एक शब्द बोले सुरंग में चलता रहा। सुरंग और अधिक चौड़ी होती गई, जब तक कि यह कई दसियों मीटर से अधिक चौड़ी नहीं हो गई। हर किसी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए यह पर्याप्त से अधिक था। लेकिन समूह अभी भी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा। जब सुहानी ने सोचा कि ऐसा व्यवस्थित और शांतिपूर्ण समूह अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, अचानक डोंगफेंग हुआन के कदमों की गति तेज हो गई। वह तेजी से सुहानी और अन्य लोगों को पीछे छोड़ते हुए आगे की ओर दौड़ पड़ा। डोंगफेंग हुआन को तेजी से गति बढ़ाते देख ली एओचेन और लुओ हाओमिंग ने एक दूसरे को देखा। हालांकि वे स्पष्ट नहीं थे कि डोंगफेंग हुआन ऐसा कुछ क्यों करेगा, लेकिन वे जानते थे कि अगर कोई फायदा नहीं होता तो डोंगफेंग हुआन निश्चित रूप से इतनी तेजी से नहीं दौड़ता। जल्दी जल्दी पीछा करो। ली एओचेन ने अपने कदमों को तेज किया। पलक झपकते ही उसकी आकृति गायब हो गई। लुओ हाओमिंग ने ली एओचेन के पीछे बचे हुए काले बिंदु को देखा, फिर सुहानी को खोया हुआ और भ्रमित देखा। उसने अपने पैर पटके। अंत में उसने ली एओचेन के पीछे जाने का फैसला किया। नतीजतन बहुत जल्द घटनास्थल पर केवल सुहानी, निर्वाण, जियान और बेईचेन यंग ही बचे। यह क्या हो रहा है? बेईचेन यंग के भाव स्पष्ट रूप से थोड़े चिंतित थे। सुहानी को कैसे पता चलता कि क्या हुआ, इसलिए वह केवल बेबसी से अपने कंधे उचका सकती थी। डोंगफेंग हुआन इतनी तेजी से भागा, ऐसा तो नहीं कि आगे सच में खजाने हैं? जियान की आंखों में रोशनी चमक उठी जब उसने झिझकते हुए पूछा, क्या हमें भी जल्दी नहीं करनी चाहिए और चलना नहीं चाहिए? अन्यथा सारी अच्छी चीज़ें उनके द्वारा छीन ली जाएंगी। जब से उन्होंने सुहानी को खजाने की पूरी शेल्फ रखते देखा था, जियान को यकीन हो गया था कि इस सीक्रेट रोमिंग ड्रैगन टेरिटरी में अनगिनत खजाने उनके खोदने का इंतजार कर रहे हैं। कई अनमोल खजाने सड़क किनारे किसी ठेले पर रखे सामान की तरह होंगे जिन्हें वे बस लापरवाही से देख और उठा सकते हैं। इसलिए जियान इतनी चिंतित थी। सुहानी कुछ देर खुद से बड़बड़ाई, फिर उसकी नज़र निर्वाण की ओर गई। निर्वाण के सुंदर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी जब उसने जियान से कहा, अगर तुम चिंतित हो तो तुम पहले वहां जा सकती हो। जहां तक उसकी और सुहानी की बात थी, वे चिंतित नहीं थे। सुहानी ने उन्हें फिर से सावधानी से चेतावनी दी, डोंगफेंग हुआन हमें अपनी आंखों को भाने वाला नहीं मानता, वह हमें पसंद नहीं करता। इसलिए कुछ दुर्घटनाओं से बचने के लिए बेहतर है कि तुम लोग उससे दूर ही रहो। जियान और बेईचेन यंग इतने चिंतित थे मानो उनमें आग लगी हो, मानो सैकड़ों पंजे उनके दिलों को खरोंच रहे हों। उन दोनों की चेतावनी सुनकर उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, तो तुम लोग धीरे धीरे आना। हम पहले निकलते हैं, लेकिन तुम लोगों को भी थोड़ी गति बढ़ानी चाहिए ताकि सारे खजाने छिन जाने से बचा जा सके। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बेईचेन यंग और जियान ने सिर हिलाया, फिर वे तेजी से चले गए। उन्हें जाते हुए देखकर सुहानी ने अपने दोनों हाथ अपने कूल्हों पर रखे और मुस्कुराई,
पता नहीं आगे सच में खजाने हैं या नहीं। डोंगफेंग हुआन इतनी तेजी से भागा, इस मामले में कुछ तो अजीब है। क्या तुम्हें उनकी चिंता नहीं है? निर्वाण हल्के से मुस्कुराया। डोंगफेंग हुआन की उनसे कोई गहरी दुश्मनी नहीं है, आखिरकार जियान अभी भी उसकी जूनियर बहन है। वह उन्हें मारने जैसा कुछ नहीं करेगा। बेशक अगर मैं अकेली जाती तो ये कहना मुश्किल होता कि डोंगफेंग हुआन मुझे मारेगा या नहीं। सुहानी ने अपने होंठ मोड़े, इसके तुरंत बाद निर्वाण की बाह में अपनी बाह डालते हुए बोली, इसलिए मुझे तुम्हारे करीब ही रहना चाहिए। निर्वाण मुस्कुराया, वे जाते हैं तो उन्हें जाने दो। बस इसी बहाने यहाँ काफ़ी शांति हो गई है। वे दोनों अंततः शांति से चल सकते थे, रास्ते में संतुष्टि के साथ दृश्यों की सराहना करते हुए। निर्वाण इस तरह के परिणाम से बहुत संतुष्ट था। दोनों हाथ में हाथ डाले बिना किसी जल्दबाजी के चल रहे थे। रास्ते में छोटे पत्थर ने अचानक एक हल्की सी आह भरी। दूसरी बार छोटे पत्थर ने आह भरना जारी रखा। तीसरी बार तक सुहानी अंततः रुकी और अपने दिमाग में छोटे पत्थर से बात की। तुम आह क्यों भर रहे हो? सुहानी ने नाखुशी से पूछा। कुछ नहीं, छोटे पत्थर ने व्यक्त किया कि उसे बताने की स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए वह निश्चित रूप से उसे पहले से नहीं बताएगा। क्या हुआ? निर्वाण ने सुहानी को गहरे विचारों में डूबे देखा और अपनी लंबी उंगली से उसकी आकर्षक नाक को छुआ। कुछ नहीं, बस किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रही थी जो मुझे समझ नहीं आ रही। कुछ नहीं, मुझे थोड़ा सोचने दो। सुहानी को हमेशा लगता था कि छोटे पत्थर ने जो बात अधूरी छोड़ दी है उसमें कोई गहरा रहस्य है, लेकिन वह चाहे कितना भी सोच ले उसे समझ नहीं आ रहा था। इस वजह से वह घबरा रही थी। ठीक इसी क्षण निर्वाण ने गुलाब के फूल जैसा दिखने वाला एक लाल फूल सुहानी के सामने पेश किया। लो, इसे पकड़ो। निर्वाण के सुंदर और शानदार चेहरे पर एक मुस्कान थी। यह? सुहानी ने उलझन में उसे देखा। निर्वाण के चेहरे पर एक गंभीर और चंचल मुस्कान थी जब उसने सुहानी को देखा। जब से हम मिले हैं मैंने तुम्हें कोई फूल नहीं दिया है। ये दुर्लभ है कि ये फूल लावा में खिलते हैं, यह माना जा सकता है कि ये तुम्हारे योग्य हैं। कैसा रहेगा? क्या तुम्हें ये पसंद है? सुहानी ने गहरी सांस ली, फूल को सूंघा। वास्तव में इसमें एक हल्की भीनी महक थी और उसने खुशी से सिर हिलाया। ये दुर्लभ है कि तुम्हारे दिल में ये भावना है, स्वाभाविक रूप से मैं खुश हूँ। वास्तव में भले ही निर्वाण उसे घास का एक तिनका भी देता फिर भी वह बहुत खुश होती। इसी क्षण सुहानी के दिमाग में एक और लंबी आह आई, लेकिन इस बार छोटे पत्थर का मूड स्पष्ट रूप से पिछली 3 बार से अलग था। आखिर तुम क्या भूत नाटक पैदा करने की कोशिश कर रहे हो? सुहानी ने बेबसी से अपने स्पेस में छोटे पत्थर को फटकारा। क्या तुम बैठकर साधना नहीं कर रहे हो? तुम इतने खाली और गपशप करने वाले कैसे लग रहे हो? सौभाग्य से यहाँ एक चतुर व्यक्ति है, अन्यथा तुम अपने दम पर मूर्खता से ही मर जाती। ये वाक्य फेंकने के बाद और भी अधिक भ्रमित सुहानी को छोड़कर छोटा पत्थर साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे इसका सिर पैर कुछ समझ नहीं आ रहा। सुहानी ने उदासी से अपना सिर थपथपाया। निर्वाण ने सुहानी के हाथ को उसके सिर से दूर खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। भले ही तुम खुश न हो फिर भी तुम्हें अपना सिर नहीं थपथपाना चाहिए। सच में और भी मूर्ख होती जा रही हो। सुहानी ने उसे चिढ़ाते हुए अपनी जीभ बाहर निकाली। हर कोई उसे मूर्ख समझकर उसका तिरस्कार क्यों कर रहा था? क्या उसका आईक्यू सच में इतना कम था? रास्ते भर निर्वाण बिल्कुल भी खाली नहीं बैठा था। पता नहीं क्यों उसे इस फूल से इतना लगाव था। जब तक वह इसे रास्ते में देखता निर्वाण एक को भी नहीं छोड़ता। उसने वे सब इकट्ठे किए और सुहानी को दे दिए। सौभाग्य से इस तरह के इतने सारे फूल नहीं थे। इसके अलावा ये बहुत दुर्लभ लगता था, एक पूर्व में तो एक पश्चिम में। इसके बावजूद अंत में सुहानी के हाथ में फूल एक बड़ा गुलदस्ता बन गए। मैं लगभग इसे और नहीं पकड़ सकती, कैसा रहेगा अगर हम और न तोड़ें? सुहानी ने कमजोरी से सुझाव दिया। वास्तव में ऐसा करने में बहुत समय बर्बाद हो रहा था। पता नहीं बेइचेन यंग और जियान की तरफ क्या हो रहा है। उनकी कोई खबर नहीं थी, इसलिए सुहानी थोड़ी चिंतित थी। बिल्कुल नहीं, चूंकि मैंने इसे शुरू किया है तो मैं इसे खत्म करूंगा। इसके अलावा यहाँ से बाहर निकलने के बाद बाहर इस तरह के फूलों को देखना मुश्किल होगा। निर्वाण अभूतपूर्व रूप से निश्चित था। निर्वाण को इतनी जिद करते देख सुहानी के पास वेरिएंट बबूल के पेड़ को बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने निर्वाण का हाथ पकड़ा, अपना बर्फ जैसा सफ़ेद जैद जैसा छोटा चेहरा उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, वेरिएंट बबूल के पेड़ की उपस्थिति के साथ इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसे जाने दो, ये ठीक रहेगा। वेरिएंट बबूल का पेड़ सर्वशक्तिमान पौधे वाला स्पिरिट पेड़ अब न केवल इसके पास अनगिनत बेलें थीं बल्कि इसके पैर भी थे ताकि ये दौड़ और कूद सके। इसके अलावा यह उसके बहुत करीब था और बहुत मजबूत था। नतीजतन सुहानी ने वेरिएंट बबूल के पेड़ को बाहर निकाल दिया और उसे रास्ते में इन अजीब फूलों को इकट्ठा करने दिया।
इस बीच वह बिना किसी जल्दबाजी के निर्वाण के साथ हाथ में हाथ डाले घूम रही थी, आगे बढ़ते हुए संतुष्टि से बातें कर रही थी। वेरिएंट बबूल का पेड़ एक सर्वशक्तिमान स्पिरिट पेट होने के योग्य था। वह सावधान और सक्षम था। उसने उन दोनों के पीछे पीछे चलकर रास्ते के किनारे के सारे फूल इकट्ठे कर लिए। उसने एक भी अंकुर पीछे नहीं छोड़ा। इस फूल को क्या कहते हैं? सुहानी ने इसे सूंघा। उसने पाया कि इसमें पाले और बर्फ जैसी एक हल्की जादुई शक्ति थी। हालांकि यह सूक्ष्म थी, फिर भी इसे अनदेखा करना मुश्किल था। शायद ये केवल यहीं पाया जाता है, इसे कहीं और नहीं देखा है। ये प्राचीन ग्रंथों में भी दिखाई नहीं दिया है। निर्वाण ने निश्चितता के साथ कहा, यह केवल इसी भूमिगत लावा पर्यावरण में पनप सकता है। उसने बड़े पैमाने पर हर तरह की किताबें पढ़ी थीं और वह बहुत विद्वान था। उसने शाही पुस्तकालय की सभी किताबें खंगाली थीं, लेकिन उसे इस तरह के फूल की कोई याद नहीं थी। लेकिन इसी वजह से वह उन्हें इकट्ठा करके सुहानी को देना चाहता था, क्योंकि इसे अपनी तरह का इकलौता और बेजोड़ शब्दों से वर्णित किया जा सकता था। चूंकि इसे पहले कभी नहीं देखा गया है, तो निश्चित रूप से इसका कोई नाम नहीं होगा, है ना? सुहानी ने बंडल में से एक फूल के साथ खेलते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। कैसा रहेगा अगर तुम इसका नाम रखो? निर्वाण की आंखें साफ पानी की तरह संतृप्त, पारदर्शी और उज्ज्वल लग रही थीं। उसके मुंह के कोने पर एक शैतानी और आकर्षक मुस्कान उभर आई। नाम चुनना कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। सुहानी का सिर एक तरफ झुक गया जब उसने अपने हाथ में फूलों के गुच्छे का सावधानीपूर्वक मुआयना किया। ये लावा के ऊपर उगते हैं, लेकिन वास्तव में इनमें एक हल्की पानी जैसी चिकनाहट है जो बर्फ की जादुई शक्ति छोड़ती है। इसे आइस स्पिरिट फ्लावर बुलाना कैसा रहेगा? तुम्हें क्या लगता है? आइस स्पिरिट फ्लावर, ये वास्तव में एकदम सही है। निर्वाण के मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सुहानी को देखते समय उसकी नज़र गहरी भावनाओं से भरी थी। वह वास्तव में चाहता था कि वे इस रास्ते पर ऐसे ही चलते रहें और यह सफ़र कभी खत्म न हो। लेकिन चीज़ें किसी की इच्छा के विपरीत हो गईं जब बेईचेन यंग की आकृति बहुत तेज़ी से उनके सामने प्रकट हुई। बेईचेन यंग इतना चिंतित था कि उसकी बाहों पर पसीने की बूंदें थीं। एक ही झटके में उसने निर्वाण को पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींचने ही वाला था, जबकि वह लगातार शिकायत कर रहा था, तुम दोनों इतनी धीरे कैसे चल सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि सारा अच्छा खजाना डोंगफेंग हुआन द्वारा खाली किया जाने वाला है? जल्दी करो, जल्दी। बेईचेन यंग ने बार बार आग्रह किया, मानो स्थिति सच में बहुत खराब हो। नतीजतन सुहानी ने उत्सुकता से पूछा, क्या आगे सच में कोई अच्छी चीज़ें हैं? बेशक, वहाँ बहुत सारे क्रिस्टल पत्थर हैं। बेईचेन यंग ने सुहानी द्वारा दिया गया सेलेस्टियल स्पिरिट वाटर लिया और उसे बड़े बड़े घूंटों में पी गया। फिर उसने वीरतापूर्वक अपने मुंह के कोने से पानी पोंछा और तेज आवाज में कहा, यहाँ से अंत तक चलो, वहाँ बहुत सारे स्रोत पत्थर हैं। अब हर कोई कब्जा करने के लिए अपना अपना क्षेत्र बना रहा है। लेकिन चूंकि तुम लोग वहाँ नहीं हो, डोंगफेंग हुआन ने उनमें से बहुतों पर अधिकार कर लिया है। स्रोत पत्थर, उस तरह के स्रोत पत्थर जिन्हें काटकर क्रिस्टल पत्थर खोजे जाते हैं। सुहानी ने बिना किसी जल्दबाजी के पूछा, यह जरूरी नहीं है कि स्रोत पत्थरों में क्रिस्टल पत्थर हो ही आ। इसके अलावा क्या हमने पहले प्रतियोगिता के दौरान बहुत सारे नहीं जीते थे? क्या तुमने वे सारे स्रोत पत्थर खत्म कर दिए हैं जो तुमने जीते थे? बेईचेन यंग ने अपना सिर हिलाया। हमने जो क्रिस्टल पत्थर जीते थे उनमें से ज्यादातर हरे रंग के थे, और भारी बहुमत मेरे परिवार द्वारा ले जाया गया था। मेरे अपने हाथ में बहुत ज्यादा नहीं हैं। इसके अलावा तुम्हें पता होना चाहिए, इस बार डोंगफेंग हुआन ने कई बैंगनी रंग के क्रिस्टल पत्थर काट कर निकाले हैं। बैंगनी रंग के क्रिस्टल पत्थर। सुहानी की आंखों में रोशनी चमक उठी। अचानक उसकी भी कुछ दिलचस्पी पैदा हो गई। तुम निश्चित हो कि वे बैंगनी रंग के क्रिस्टल पत्थर हैं? सुहानी ने फिर से पुष्टि करते हुए पूछा। क्या यह नहीं कहा जाता था कि बैंगनी रंग के क्रिस्टल पत्थर 10वीं रैंक के जादुई जानवरों से आते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि इस बात में कोई सच्चाई न हो? मैं सच में तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ। जब डोंगफेंग हुआन ने इसे काटकर खोला तो हम सब वहीं मौजूद थे। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। इतना मत पूछो, जल्दी करो और वहाँ चलो। जियान अकेली उनसे नहीं निपट सकती। हमने बड़ी मुश्किल से जिस क्षेत्र पर कब्जा किया है उसे फिर से चोरी मत होने दो। जब भी बेईचेन यंग अपनी जगह को बिना रक्षक के छोड़ आने के बारे में सोचता, वह बेहद चिंतित हो जाता। डोंगफेंग हुआन के समूह की लालची नज़रों का सामना करती जियान जैसे ही सुहानी ने इसके बारे में सोचा, उसे लगा कि स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नतीजतन निर्वाण ने सुहानी का हाथ पकड़ा और तीनों तेजी से आगे की ओर दौड़े। सुहानी आइस स्पिरिट फ्लावर को इकट्ठा करना नहीं भूली थी, इसलिए उसने वेरिएंट बबूल के पेड़ को आदेश दिया कि वह रास्ते भर उन्हें धीरे धीरे इकट्ठा करता रहे। उसे जल्दबाजी न करने को कहा। जब सुहानी वहां पहुंची तो स्थिति पहले से ही काफी खराब थी। डोंगफेंग हुआन और ली एओचेन एक बाईं ओर और दूसरा जियान की दाईं ओर खड़े थे।
उनकी नज़रें उदास और क्रूर थीं, हत्या के इरादे से भरी हुई। घृणित लड़की, तुम रास्ते से हटने वाली हो या नहीं? मानो डोनफेंग हुआन के साथ उसका कोई समझौता हो गया हो। लिएओचेन अभूतपूर्व रूप से आक्रामक था। जी यान ने तिरस्कारपूर्ण नज़र से उसे देखा, उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा जवाब थी। मैं 3 तक उल्टी गिनती गिनने वाला हूँ, अगर तुम फिर भी रास्ते से नहीं हटी तो मेरे बदतमीज होने पर मुझे दोष मत देना। लिएओचेन ने अपनी उंगलियां उठाईं और गिनना शुरू किया। लिएओचेन, मैं 3 तक उल्टी गिनती गिन रही हूँ, अगर तुम फिर भी रास्ते से नहीं हटे तो मेरे बदतमीज होने पर मुझे दोष मत देना। पता नहीं कब सुहानी चुपचाप लिएओचेन के सामने प्रकट हो गई। उसके होठों का कोना ठंडेपन से मुड़ गया, एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसने तिरछी नज़रों से उसे देखा। लगभग उन्हीं शब्दों का उपयोग करते हुए जो उसने पहले कहे थे, सुहानी ने वही धमकी उसे वापस लौटा दी। सुहानी के समूह को आते देख लिएओचेन की भौहें कसकर सिकुड़ गईं, वह स्पष्ट रूप से बहुत अप्रसन्न था। क्या अभी भी नहीं जाओगे? सुहानी की नज़रों से बर्फ जैसी ठंडी तलवार की तरह रोशनी निकली, उसका लहजा ताना मारने वाला और उपहासपूर्ण था। लिएओचेन ने सुहानी को घूरा, उसकी नज़र में एक अशुभ चमक थी, उसकी आंखों में एक क्रूर और निर्दयी भाव कौंध गया। लेकिन सुहानी केवल उदासीनता से मुस्कुराए, एक उपहास के साथ जो उसकी उस खूंखार नज़र का स्वागत कर रहा था। लिएओचेन की नज़र डोनफेंग हुआन की ओर मुड़ी। डोनफेंग हुआन को पूछे जाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसने अपना सिर हिला दिया। आखिरकार निर्वाण जैसे इतने मजबूत विशेषज्ञ की उपस्थिति में अगर वे वास्तव में लड़ते तो डोनफेंग हुआन की वर्तमान ताकत पर्याप्त नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने शांति बनाए रखना, झगड़े को सुलझाना और सहन करना चुना। हालांकि लिएओचेन संतुष्ट नहीं था, लेकिन डोनफेंग हुआन के समर्थन के बिना वह कोई खास नहीं था। इसलिए वह केवल एक उदास भारी हंफ कर सका और सुहानी के लिए कुछ कठोर शब्द छोड़े, तो यह क्षेत्र तुम लोगों को देते हैं। बोलना खत्म करके वह गुस्से में वहां से चला गया। जी यान ने उसे जाते हुए देखा और थूका, यह मूल रूप से हमारा क्षेत्र था, हास्यास्पद। सुहानी ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया। ठीक है, खुद को उसके स्तर तक मत गिराओ। ऐसा लगेगा कि तुम में क्लास की कमी है। हंफ, तुम्हारी बात मानकर मैं खुद को उसके स्तर तक नहीं गिराऊंगी। जी यान ने सुहानी को देखा और तुरंत शिकायत करने लगी, तुम लोग इतने धीमे कैसे हो सकते हो? क्या तुम लोग बस टहल रहे थे? यहाँ तक कि लिएओचेन भी हमारे सिर पर चढ़कर हमें डरा सकता था। रास्ते में कुछ था जिसने हमें थोड़ा विलंबित कर दिया। सुहानी ने मुस्कुराते हुए जमीन पर व्यवस्थित उन स्रोत पत्थरों की ओर इशारा किया, इतने सारे। पता नहीं इनके अंदर कोई क्रिस्टल पत्थर हैं या नहीं। बेईचेन यंग मुस्कुराते हुए करीब आ गया, इनके अंदर क्रिस्टल पत्थर हैं या नहीं, क्या ये लुओ सुहानी के एक शब्द का मामला नहीं है? जब पत्थरों पर दांव लगाने की बात आती है तो तुम्हारी क्षमताओं को कौन हरा सकता है? उस समय लिएओक्योन के खिलाफ जीतना बहुत ही शानदार था। सुहानी के होठों का कोना फड़का। पिछली बार लिएओक्योन के खिलाफ जीतना इतना आसान था क्योंकि छोटा दिव्य ड्रैगन मौजूद था और सुहानी ने उसकी आंखों की एक जोड़ी उधार ली थी। लेकिन अब सुहानी ने अपनी ठुड्डी सहलाई, गहरे चिंतन में डूबते हुए। उसके दिमाग में छोटे पत्थर की आवाज़ आई। लड़की, इस बार तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है ना? छोटे पत्थर के लहजे में खुद से खुश होने की एक झलक थी। सबसे बुरी स्थिति में मैं इन सबको अपने स्पेस में ले जाऊंगी, मुझे किस बात की चिंता करनी चाहिए? सुहानी ने छोटे पत्थर पर नाखुशी से 2 बार फुफकार मारी, किसी भी मामले में मेरा स्पेस काफ़ी बड़ा है, इन्हें अंदर रखने के बाद मैं बस धीरे धीरे इन्हें काटूंगी और सब ठीक हो जाएगा। छोटे पत्थर ने उसे एक तिरस्कारपूर्ण नज़र दी, तुम्हारे पास बस इतनी ही क्षमता है? उसके शब्द सुनकर सुहानी की आंखें चमक उठीं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम भी जानते हो कि स्रोत पत्थरों पर दांव कैसे लगाया जाता है? छोटे पत्थर ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई, 50-50 का बंटवारा कैसा रहेगा? ठीक है, सुहानी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। किसी भी मामले में उसे परवाह नहीं थी कि कितना दांव लगाना है। जब तक छोटा पत्थर चाहता था वह पूरी राशि दे देती, ठीक है। इसलिए 50-50 के लिए ये केवल कहने की बात थी। छोटा पत्थर हल्के से मुस्कुराया, इसके तुरंत बाद तेज ध्यान के साथ सुहानी की आंखों में एक उग्र लाल रोशनी कौंध गई। जब सुहानी ने फिर से जमीन पर देखा तो वह स्पष्ट रूप से स्रोत पत्थर के अंदर का नज़ारा देख सकती थी। ये छोटे दिव्य ड्रैगन की आंखों की जोड़ी से भी अधिक स्पष्ट था। उस समय छोटे दिव्य ड्रैगन की आंखें उधार लेने पर अगर स्रोत पत्थर में क्रिस्टल पत्थर होते थे तो सुहानी केवल एक लाल रोशनी देख सकती थी। लेकिन अब वैसा नहीं था। अब छोटे पत्थर की आंखें उधार लेकर जब उसने देखा तो वह स्पष्ट रूप से स्रोत पत्थरों के अंदर देख सकती थी। क्रिस्टल पत्थर का रंग क्या है, क्या आकार है, नस कहाँ है, उसका साइज क्या है, ये सब एक नज़र में स्पष्ट था। ऐसा लग रहा था मानो सुहानी के पास एक्सरे आंखों की एक जोड़ी आ गई हो, बहुत ही जादुई। ऐसी आंखों की जोड़ी के साथ पहाड़ की तरह ढेर हुए वे स्रोत पत्थर उसके लिए कोई समस्या नहीं थे।
लेकिन स्रोत पत्थरों के अंदर की स्थिति देखने के बाद सुहानी के होंठ मुड़ गए। उसने चुपचाप आह भरी। वास्तव में कहा गया था कि डोंगफेंग हुआन ने बैंगनी पत्थर निकाले हैं। जियान और बेईचेन यंग की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। इस क्षेत्र में क्रिस्टल पत्थर वाले स्रोत पत्थरों का हिस्सा बहुत कम था। इसके अलावा वे सभी हरे रंग के क्रिस्टल पत्थर या उससे कम हल्के रंग के थे। कुछ टुकड़े जो थोड़े बेहतर दिख रहे थे वे केवल सियान रंग के क्रिस्टल पत्थर थे। उसने एक भी बैंगनी रंग का क्रिस्टल पत्थर नहीं देखा। सुहानी ने चारों ओर देखा और उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला जिससे वह संतुष्ट हो सके। सुहानी अचानक निशब्द हो गई, अपना सिर झुकाकर सीधे बेईचेन यंग की ओर देखने लगी। इस समय बेईचेन यंग को बहुत गर्व था कि उसने एक अच्छे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। सुहानी को अपनी ओर देखते हुए उसने तुरंत अहंकार से अपनी छाती थपथपाई। उसने गर्व से कहा, सौभाग्य से जियान और मैं बहुत तेजी से यहाँ दौड़े और इतने अच्छे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, अन्यथा हमें कुछ नहीं मिलता। सुहानी ने चुपचाप उसे देखा और एक शब्द भी नहीं कहा। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? बेईचेन यंग ने सुहानी की घनी काली आंखों में देखा और अचानक महसूस किया कि यह मामला बहुत अच्छा नहीं था। नतीजतन वह बोलते समय हकलाने लगा। तुम्हें लगता है कि यहाँ? सुहानी ने रुकने से पहले आधा वाक्य कहा। क्या ऐसा हो सकता है? बेईचेन यंग ने अपने होठों को ढंक लिया और अविश्वास में सुहानी को देखा। हाँ, सुहानी ने सिर हिलाया। नहीं हो सकता, ये कैसे? बेईचेन कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जिस क्षेत्र पर उसने बड़ी मुश्किल से कब्जा किया था उसके अंदर केवल कचरा था। सुहानी ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद वह ली एओचेन के क्षेत्र की ओर चली गई। चूंकि ये लोग जल्दी आ गए थे इसलिए खदान का क्षेत्र 4 हिस्सों में बंटा हुआ था। डोंगफेंग हुआन ने पूर्व में सबसे बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, उसके बाद पश्चिम में ली एओचेन था, दक्षिण में लुओ हाओमिंग था और उत्तर में सबसे खराब क्षेत्र जियान और बेईचेन यंग के लिए अलग रखा गया था। सुहानी बिना किसी जल्दबाजी के टहल रही थी। अब छोटे पत्थर से उधार ली गई आंखों की जोड़ी के साथ उसकी आंखें एक्सरे स्कैन से भी ज्यादा सटीक थीं। उसे केवल उन पर अपनी नज़र घुमानी थी और यह स्पष्ट था कि अंदर क्रिस्टल पत्थर है या नहीं, क्रिस्टल पत्थर का रंग और ग्रेड क्या है। जब सुहानी बिना किसी जल्दबाजी के देख रही थी तो वह मन ही मन लगातार आलोचना भी कर रही थी। इस तुलना के साथ देखा जाए तो जियान और बेईचेन यंग की किस्मत केवल साधारण रूप से खराब नहीं थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कहा कि डोंगफेंग हुआन ने बैंगनी रंग के क्रिस्टल पत्थरों के कई टुकड़े निकाले हैं, क्योंकि डोंगफेंग हुआन के नीचे एक विशाल स्रोत पत्थर था। हालांकि इसमें केवल एक छोटी सी पट्टी थी, लेकिन यह 100 से अधिक बैंगनी रंग के क्रिस्टल पत्थर निकालने के लिए पर्याप्त थी। डोंगफेंग हुआन ने जो कुछ टुकड़े निकाले थे वे इसकी तुलना में केवल दयनीय थे। लेकिन चूंकि वह विशाल स्रोत पत्थर सबसे नीचे छिपा हुआ था, इसलिए केवल सुहानी ने इसे स्कैन किया। उसने अनुमान लगाया कि डोंगफेंग हुआन ने अभी भी इसकी खोज नहीं की थी। उस स्रोत पत्थर के विशाल टुकड़े के अलावा ऊपर वाले पत्थर कभी कभी बैंगनी रंग के क्रिस्टल पत्थर के कई छोटे टुकड़े दे सकते थे। अगर यह पहले होता तो सुहानी स्वाभाविक रूप से बहुत खुश होती, लेकिन उस विशाल स्रोत पत्थर में मौजूद बैंगनी रंग के क्रिस्टल पत्थरों से इसकी तुलना करने के बाद बैंगनी रंग के क्रिस्टल पत्थरों के ये छिटपुट टुकड़े उसकी आंखों में भी नहीं समा सकते थे। डोंगफेंग हुआन ने सुहानी को अपने स्रोत पत्थरों का मुआयना करते देखा और उसके होठों का कोना मुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी एक आलसी लेकिन उकसाने वाली मुस्कान थी। मिस्सू ने एक अच्छे क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया लगता है। सुहानी हल्की सी मुस्कुराए और सिर हिलाया। क्या सभी अच्छे क्षेत्रों पर आप प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा कब्जा नहीं कर लिया गया है? अगर उस समय मिस्सू ने तीसरे जूनियर भाई निर्वाण को पीछे नहीं खींचा होता तो मैं इस क्षेत्र पर कब्जा करने में सक्षम नहीं होता हो। क्या तुम नहीं कहोगी कि यह सच है? डोंगफेंग हुआन का लहजा बहुत आत्मसंतुष्ट था। उसके चेहरे पर अब तुम्हें पछतावा हो रहा होगा, है ना वाला भाव था। पछतावा? सुहानी ने ईमानदारी से खुद से पूछा और हल्का सा सिर हिलाया। ऐसी आंखों की जोड़ी के साथ पहाड़ की तरह ढेर हुए वे स्रोत पत्थर सुहानी के लिए कोई समस्या नहीं थे। लेकिन स्रोत पत्थरों के अंदर की स्थिति देखने के बाद सुहानी के होंठ मुड़ गए। उसने चुपचाप आह भरी। वास्तव में कहा गया था कि डोंगफेंग हुआन ने बैंगनी पत्थर निकाले हैं। जियान और बेईचेन यंग की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? इस क्षेत्र में क्रिस्टल पत्थर वाले स्रोत पत्थरों का हिस्सा बहुत कम था। इसके अलावा वे सभी हरे रंग के क्रिस्टल पत्थर या उससे कम हल्के रंग के थे। कुछ टुकड़े जो थोड़े बेहतर दिख रहे थे वे केवल सियान रंग के क्रिस्टल पत्थर थे। उसने एक भी बैंगनी रंग का क्रिस्टल पत्थर नहीं देखा। सुहानी ने चारों ओर देखा और उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला जिससे वह संतुष्ट हो सके। सुहानी अचानक निशब्द हो गई, अपना सिर झुकाकर सीधे बेईचेन यंग की ओर देखने लगी। इस समय बेईचेन यंग को बहुत गर्व था कि उसने एक अच्छे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। सुहानी को अपनी ओर देखते हुए उसने तुरंत अहंकार से अपनी छाती थपथपाई। उसने गर्व से कहा, सौभाग्य से जियान और मैं बहुत तेजी से यहाँ दौड़े और इतने अच्छे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया,
अन्यथा हमें कुछ नहीं मिलता। सुहानी ने चुपचाप उसे देखा और एक शब्द भी नहीं कहा। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? बेईचेन यंग ने सुहानी की घनी काली आंखों में देखा और अचानक महसूस किया कि यह मामला बहुत अच्छा नहीं था। नतीजतन वह बोलते समय हकलाने लगा। तुम्हें लगता है कि यहाँ? सुहानी ने रुकने से पहले आधा वाक्य कहा। क्या ऐसा हो सकता है? बेईचेन यंग ने अपने होठों को ढंक लिया और अविश्वास में सुहानी को देखा। हाँ, सुहानी ने सिर हिलाया। नहीं हो सकता, ये कैसे? बेईचेन कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जिस क्षेत्र पर उसने बड़ी मुश्किल से कब्जा किया था उसके अंदर केवल कचरा था। सुहानी ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद वह ली एओचेन के क्षेत्र की ओर चली गई। चूंकि ये लोग जल्दी आ गए थे, इसलिए खदान का क्षेत्र 4 हिस्सों में बंटा हुआ था। डोंगफेंग हुआन ने पूर्व में सबसे बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, उसके बाद पश्चिम में ली एओचेन था, दक्षिण में लुओ हाओमिंग था और उत्तर में सबसे खराब क्षेत्र जियान और बेईचेन यंग के लिए अलग रखा गया था। सुहानी ने करीब से देखने के लिए कई कदम आगे बढ़ाए। सुहानी को अपने क्षेत्र की ओर आते देख ली एओचेन का दिल थोड़ा घबरा गया। उसने टकटकी लगाकर सुहानी को घूरा, अनजाने में पीछे हटते हुए। तुम क्या करने की सोच रही हो? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? क्या डर है कि मैं तुम्हारा क्षेत्र छीन लूंगी? सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम बहुत शानदार नहीं हो? क्या तुम्हें बहुत आत्मविश्वास नहीं था? क्या तुम भी बेईचेन यंग का क्षेत्र नहीं छीनना चाहते थे? क्या अब तुम्हें डरना आ गया है? सुहानी, मैंने इस क्षेत्र पर पहले ही कब्जा कर लिया है। इसे पहले आओ पहले पाओ कहा जाता है। अब तुम्हारे लिए कोई क्षेत्र नहीं है। ली एओचेन ने ठंडे लहजे का उपयोग करते हुए क्षेत्र पर अपने सही अधिकार की घोषणा की। सच में? सुहानी ने इस शब्द को बहुत लंबा खींचा, जिसमें बिना किसी जल्दबाजी का अंदाज लग रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। पता नहीं कब डोंगफेंग हुआन सुहानी के बगल में प्रकट हो गया। उसके चेहरे पर एक सच्चा होने का दिखावटी भाव था। मिस सू, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम लोग देर से आए, हमने तुम लोगों को मजबूर नहीं किया। अब सारा क्षेत्र बढ़ चुका है, हस्तक्षेप करना चाहती हो? बहुत देर हो चुकी है। डोंगफेंग हुआन और ली एओचेन ने चाहे जो भी कहा हो, सुहानी ने फिर भी इत्मीनान से ली एओचेन के क्षेत्र के चारों ओर एक चक्कर लगाया। इस प्रक्रिया के दौरान डोंगफेंग हुआन और ली एओचेन लगातार बकवास करते हुए सुहानी के पीछे पीछे चलते रहे। जबकि सुहानी अपने इलाके का दौरा करने वाली एक रानी की तरह थी, जिसके चेहरे पर पानी की तरह गहरा भाव था। उसके चेहरे के भाव में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। अपना दौरा खत्म करने के बाद सुहानी को ली एओचेन के क्षेत्र में मौजूद क्रिस्टल पत्थरों का अच्छा अंदाजा हो गया था। 10 बैंगनी रंग के क्रिस्टल पत्थर, 5 नीले रंग के क्रिस्टल पत्थर, बाकी क्रिस्टल पत्थरों की शुद्धता उतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए सुहानी ने उन्हें अपनी आंखों में नहीं रखा, उन्हें तवज्जो नहीं दी। मिस सू, डोंगफेंग हुआन सुहानी को जाने के लिए कहने ही वाला था, लेकिन उसने केवल 2 ही शब्द कहे थे कि सुहानी ने पहले ही अपनी मर्जी से जाने के लिए अपना पैर उठा लिया था। सुहानी को शान से वहां से जाते हुए देखकर डोंगफेंग हुआन को अचानक एक अशुभ पूर्वाभास हुआ, लेकिन इस भावना की बारीकियों के बारे में वह कुछ नहीं कह सकता था। थोड़े और चतुर बनो। डोंगफेंग हुआन की नज़र ने ली एओचेन पर एक नज़र डाली। ली एओचेन ने सुहानी को जाते हुए देखा और उसकी आंखों में खून की प्यासी एक क्रूर मुस्कान कौंध गई जब उसने कहा, जैसा कि तुमने कहा, अब क्षेत्र पहले ही बढ़ चुका है। वह क्या कर सकती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत देर से आए और उसने कोई क्षेत्र नहीं छीना। मुझे मत बताना कि वह सच में खुलेआम मेरे साथ इसके लिए लड़ेगी। डोंगफेंग हुआन ने ली एओचेन को ऐसे देखा मानो किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। उसकी नज़रें छिपी हुई और गहरी थीं, जिससे लोगों के लिए उसकी गहराई में छिपा अर्थ देखना मुश्किल था। डोंगफेंग हुआन ने हक्के बक्के होकर अपना सिर हिलाया। ली एओचेन ने उसे डोंगफेंग हुआन को सहने के लिए एक नीच चरित्र वाले व्यक्ति के मानकों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने सुहानी से निपटने के लिए एक संत के मानदंड का इस्तेमाल किया। अगर यह बेवकूफ़ी नहीं थी तो क्या थी? सुहानी के बारे में डोंगफेंग हुआन की समझ के अनुसार ये लड़की बस कोई सीधे सादे उसूलों वाली इंसान नहीं थी। सामान्य के खिलाफ विद्रोह करने के जो भी तरीके थे वह हमेशा अपनाती थी। अगर वह छीन सकती थी तो वह छीनने से परहेज नहीं करती। इसलिए ली एओचेन के क्षेत्र पर बलपूर्वक कब्जा करने का काम वह वास्तव में कर सकती थी। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता था कि वह ऐसा कुछ करने के मूड में थी या नहीं। बेहतर होगा कि तुम उसे मत उकसाओ। ये ली एओचेन को डोंगफेंग हुआन की सलाह थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि ली एओचेन में साधना की अच्छी प्रतिभा थी, लेकिन लोगों को परखने की उसकी क्षमता उसे एक अंधे व्यक्ति की तरह दिखाती थी। क्या मुझे अभी भी उससे डरने की ज़रूरत है? ली एओचेन ने ठंडेपन से उपहास किया। डोंगफेंग हुआन ने निशब्द होकर ली एओचेन को देखा। अगर तुम मुझसे नहीं डरते थे तो तुमने पहले जियान का क्षेत्र छीनने की कोशिश क्यों की और सुहानी को आता देख बिना एक शब्द कहे पीछे क्यों हट गए? अगर तुम मुझसे नहीं डरते थे जब उसने सभी के क्षेत्र का मुआयना किया तो मदद के लिए पुकारने वाले भाव से मुझे क्यों देखा?
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर तुम मुझसे नहीं डरते थे तो क्या तुमने मेरे साथ सहयोग किया होता। डोंगफेंग हुआन ने किसी बेवकूफ़ को देखने वाली नज़र से ली एओचेन पर एक और नज़र डाली। उसके बाद उसने अपना सिर हिलाया और चला गया। अब सुहानी पहले ही उत्तर में लौट चुकी थी, उस क्षेत्र में जिसे ज़ियान और बेईचेन यंग ने छीना था। चीज़ें कैसी हैं? बेईचेन यंग हमेशा से अधीर रहा था। उसने सुहानी को खींचा और परिणाम पूछने के लिए उसकी ओर मुड़ा। सच में जानना चाहते हो? सुहानी ने दिखावा करते हुए बिना किसी जल्दबाजी के पूछा। अगर तुम सच सच बता दोगी तो मैं तुम्हें अपनी सगी बड़ी बहन मान लूंगा, ठीक है? बेईचेन यंग ने सुहानी की आस्तीन ऐसे खींची मानो वह घुटने टेकने वाला हो। पहले जब वह यहाँ आया था तो उसे एक नज़र में ही यह क्षेत्र पसंद आ गया था, इसलिए उसने इसे छीनने में पहल की थी। लेकिन सुहानी इस क्षेत्र को लेकर बहुत आशावादी नहीं लग रही थी। सुहानी ने बेईचेन यंग को देखा, अपनी तर्जनी उंगली से ज़मीन की ओर इशारा करते हुए। यहाँ एक भी बैंगनी रंग का क्रिस्टल पत्थर नहीं है। बेईचेन यंग घबराहट में चिल्लाया। असंभव है ना? डोंगफेंग हुआन ने इतनी आसानी से कई बैंगनी रंग के क्रिस्टल पत्थर काट लिए थे। अब सुहानी ने उसे बताया कि जिस क्षेत्र को उसने बड़ी मुश्किल से छीना था उसमें बैंगनी रंग के क्रिस्टल पत्थर का एक भी टुकड़ा नहीं है। इस तरह का झटका कुछ ज्यादा ही बड़ा था, जिसने बेईचेन यंग को इतना आघात पहुंचाया कि वह पूरी तरह से सुस्त पड़ गया। वरना तुमने क्या सोचा था? सुहानी के मुंह का कोना एक निशब्द भाव में मुड़ गया। अभी भी धीमी आवाज में उसने कहा, मैं तुम्हें चौंकाने से नहीं डरती, मैं तुम्हें सच बताऊंगी। न केवल इस क्षेत्र में कोई बैंगनी रंग का क्रिस्टल पत्थर नहीं है, बल्कि इसमें कोई नीले रंग का क्रिस्टल पत्थर भी नहीं है। जहां तक सियान रंग के क्रिस्टल पत्थर की बात है तो कभी कभार एक या दो मिल जाएंगे, लेकिन वे बहुत नीचे दबे हुए हैं। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम उनसे चूक जाओगे। तुम्हारी क्षमता को देखते हुए तुम उन्हें नहीं ढूंढ पाओगे। मुझे विश्वास नहीं है। बेईचेन यंग ने अपनी गर्दन बाहर निकाली, मरने पर भी वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। क्या तुम्हें अभी भी ली एओकियोन का मामला याद है? सुहानी ने अपने हाथों को सामने बांध रखा था, उसकी नज़र बिना किसी जल्दबाजी के उसके चेहरे पर पड़ी। इस पिछली बात को याद करके बेईचेन यंग और भी सुस्त हो गया। वह इस बात को कैसे भूल सकता था? आज भी हर एक बारीकी उसके दिमाग में ताज़ा थी, इतनी स्पष्ट कि वह इसे देख सकता था। ठीक है ना?